हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो प्रस्तुत है भाई आप सबके सामने सेट 2 सामान्य प्रबंधन का, जो कि एक सॉल्व पेपर है। ठीक है ना। ये वही है लेबर इंस्पेक्टर का पेपर, रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017, है ना। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4। ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर चल रहा है हमारा। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप 2 का लेबर इंस्पेक्टर। देखें आप, पहला क्वेश्चन है हमारा, शॉप फ्लोर कार्यकर्ता। शॉप का जो फ्लोर कार्यकर्ता होता है, दुकान का, निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? ये शॉप फ्लोर कार्यकर्ता जो होते हैं वो किसके साथ जुड़े रहते हैं? शीर्ष प्रबंधन के साथ, मध्य स्तर के प्रबंधन के साथ, या निम्न स्तर के प्रबंधन दल के नेता के साथ? तो भैया सा आंसर प्रबंध का या सबसे निचला स्तर है निम्न स्तर, उसके साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि अन्य दो स्तरों की एक तरह से यह नींव भी मानी जाती है। अन्य जो दो ऊपर के जो स्तर हैं उनकी ये नींव भी मानी जाती है ना। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? वाणिज्यिक पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिलों की बुनाई, असुरक्षित अवधि ऋण। बिल्कुल असुरक्षित आवधिक ऋण, है ना। असुरक्षित आवधिक ऋण वे ऋण होते हैं जिनके पीछे कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है ना, जिनके पीछे कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए ये पूंजी के स्रोत नहीं माने जाते हैं। ठीक है ना, कार्यशील पूंजी का स्रोत। अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को जाना जाता है। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को क्या माना जाता है भैया? डबल है। पहला आंसर है नगद चक्र। क्या बोलेंगे इसको? यह किसी कंपनी की संपूर्ण तंदुरुस्ती यानी नगद का स्वास्थ्य बताती है भैया। किसी कंपनी की संपूर्ण तंदुरुस्ती, भाई संपूर्ण तंदुरुस्ती, अगर नगद पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो मतलब कंपनी कैसी है? स्वस्थ है। ठीक है ना, ऐसे है। तो कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच का जो समय अंतराल है, इसको क्या बोलते हैं? नगद चक्र कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है? कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाता है, बताओ भैया। प्रशिक्षण बढ़ाता है, सही बात है। कोई भी संगठन है, कोई भी कंपनी है, उसमें अगर प्रशिक्षण दिया जाता है तो जो कर्मचारी होते हैं उनके कौशल अर्थात स्किल्स और उनकी जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाया जा सकता है प्रशिक्षण के द्वारा, है ना। प्रबंध में नियुक्तिकरण का यह एक अनिवार्य अंग भी है। जो नियुक्ति दी जाती है ना, उसका एक अनिवार्य अंग क्या? प्रशिक्षण, जिसका उद्देश्य नए कर्मचारियों को उनकी योग्यता व कौशल को बढ़ाने में मदद करना है। ठीक है ना, बढ़ाने में मदद करना है। प्रशिक्षण से उनकी छिपी कुशलता बाहर आती है और वे फर्म के लिए ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। प्रशिक्षण से क्या होगा? उनकी जो छिपी हुई कुशलता है बाहर आ जाती है। जैसे अभी आप पटवारी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि आपकी छिपी हुई जो क्वालिटी है वो निखर कर बाहर आ जाए। ठीक है ना, इसलिए प्रशिक्षण अनिवार्य है इसके लिए, नए कर्मचारियों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, HRP मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन सा चरण आवश्यक है जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? HRP मानव संसाधन योजना, ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन सा चरण आवश्यक है जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं? प्रक्रिया की समीक्षा करना, है ना। ओके, समीक्षा करने से क्रियान्वयन की कमियां ज्ञात हो जाती है। समीक्षा करोगे मतलब अवलोकन करोगे आप, है ना, तो जो क्रियान्वयन चल रहा है, जो क्रियाएं हो रही है, उनकी कमियां ज्ञात हो जाती है भैया कि यह कमियां, और उनको आसानी से फिर दूर किया जा सकता है और उन्हें सुधार दिया जाता है उनको। ठीक है। लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है। किस पर आधारित है भैया? अवगम पर आधारित है। अवगम का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। तो लोगों को आंकने की प्रवृत्ति जो कि उस समूह के जानने पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िबद्धता आंसर आएगा आपका, है ना। स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िबद्धता से तात्पर्य क्या है? परंपरागत ढंग से सोचने की कला है। ये जो पुरानी परंपरा चली आ रही है ना, उसके हिसाब से सोचते रहो बस, इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइपिंग या रूढ़िबद्धता, है ना। इससे तात्पर्य परंपरागत ढंग से सोचने की कला है। तो ये स्टीरियोटाइपिंग लोगों को आंकने की प्रवृत्ति एक तरह की, कि किस तरह से ये सोचता है, विचारता है ना, परंपरागत तरीके से सोचता है कि आधुनिक तरीके से सोचता है, इस तरह से। ठीक है।
कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज या अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं। नेता जो होते हैं, लीडर्स जो होते हैं, उनमें कुछ सहज अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं। ठीक है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत के अंतर्गत आता है भी है। नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत ये बताता है कि नेताओं में कुछ सहज अंतर्जात लक्षण होने ही चाहिए व्यक्तित्व के उनके। नेतृत्व तभी सफल हो सकता है जबकि नेता में अपनी कुछ अंतर्निहित विशेषताएं नेतृत्व में प्रकट होती है। जो उसके अंदर जो निहित विशेषताएं ना, वो उसके नेतृत्व में प्रकट होनी चाहिए, तब जाकर आपका नेतृत्व क्या है, सफल हो पाता है। यही विशेषक सिद्धांत का अर्थ भी है। विशेषक सिद्धांत का अर्थ है। अगला क्वेश्चन, सरकार की नीतियां और कार्य इसे संदर्भित करती है। सरकार की जो नीतियां हैं वो और इससे जो कार्य इसे संदर्भित करती है। आर्थिक पर्यावरण को, भौतिक पर्यावरण को, विपणन पर्यावरण या सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है। तो सरकार की नीतियां आर्थिक पर्यावरण को संदर्भित करती है भैया। सरकार की नीतियां और कार्य जो हैं वो आर्थिक पर्यावरण को संदर्भित करती है। आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत सरकारी नीतियों व कार्य का परिणाम परिलक्षित होता है। यदि सरकारी कार्य व नीतियां इसके अनुकूल है तो देश का आर्थिक विकास भी सही मार्ग पर अग्रसर होगा। बिल्कुल सही बात है। यदि सरकारी कार्य व नीतियां इसके अनुकूल है आर्थिक पर्यावरण के, तो देश का आर्थिक विकास भी सही मार्ग पर अग्रसर होगा। ओके। निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग जो अधीनस्थ लोग होते हैं उनकी गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है। नियंत्रण। ठीक है, मतलब समझ में आया। निम्न में से किसका प्रयोग, मतलब इनमें से किसका प्रयोग जो है वो अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं उनकी गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है ना। माप लो और उनको सही कर दो, तो नियंत्रण एक तरीका है। प्रबंधन का अंतिम कार्य है भी क्या, नियंत्रण। इसके द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति में आने वाली बाधाएं दूर करने का प्रयास किया जाता है। जो भी लक्ष्य प्राप्त करने में जो बाधाएं आती है उन बाधाओं को दूर किया जाता है किसके माध्यम से, नियंत्रण के द्वारा। और कमियों को दूर कर लिया जाता है ना, कमियां पूरी होती है। ठीक है। अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है। जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं आपके, है ना, उन कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। नियंत्रण विस्तृति सूत्र है ना, नियंत्रण विस्तृति। हाँ, नियंत्रण विस्तृति अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है भैया। नियंत्रण विस्तृति जो सूत्र है वो अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। वरिष्ठ मतलब सीनियर कर सकता है ना। इसका मैनेजमेंट कौन कर सकता है, सीनियर आदमी आराम से कर सकता है ना। ठीक है। एक मशीनरी की खरीदारी इसका एक उदाहरण है। एक मशीनरी की खरीदारी राजस्व व्यय का, चालू व्यय का, पूंजी व्यय का या उपरोक्त कोई नहीं का, पूंजी व्यय का। पूंजी व्यय स्थायी संपत्तियों के क्रम में किए जाते हैं भैया। पूंजी व्यय किसके, स्थायी संपत्तियों के क्रम में किए जाते हैं। और मशीनरी क्रम एक स्थायी संपत्ति है जो दीर्घकाल तक चलती है। बिल्कुल, मशीनरी लंबे समय तक चलती है ना। एक मशीनरी की खरीदारी इसका एक उदाहरण है पूंजी व्यय का। भाई सीधी बात है, आप पैसा लगाओगे तो मशीन खरीद कर लाओगे, है ना। तो मशीनरी की खरीदारी किस पर डिपेंड है, पूंजी व्यय पर, जो कि एक दीर्घकाल तक चलने वाली स्थायी संपत्ति है। परिचालन प्रभावन में परिवर्तन के कारण को मापता है। देखो भाई, कारण को मापता है। और ईबिट पर क्षमता का संचालन करता है। ईबिट मतलब समझते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पर क्षमता का संचालन करता है। विक्रय परिमाण, ठीक है। तो परिचालन प्रभावन जो होता है, परिचालन प्रभावन, ये विक्रय परिमाण में परिवर्तन के कारण, जो विक्रय होता है ना, विक्रय परिमाण मतलब परिमाण मतलब मात्रा, विक्रय की जो मात्रा होती है उसमें जो परिवर्तन, उसका कितनी मात्रा में परिवर्तन हुआ उसके कारण को मापता है ना। और ईबिट पर क्षमता का संचालन करता है कि ईबिट पर क्षमता का संचालन किस प्रकार हो रहा है ना। तो विक्रय परिमाण आंसर है हमारा। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वित्तीय लेखांकन या वित्तीय विवरण, बही खाता लेखन, है ना। देखो इसने आंसर बी दे रखा है लेकिन बी नहीं है, ए आंसर आएगा इसका, क्या है, और विस्तार में भी ए है, ठीक है। तो बही खाता लेखन बोलते हैं। लेन देन के अभिलेखन, जो लेन देन होता है वो कहाँ किस में रहता है, बही खाता में रहेगा, सीधी बात है।
उसका वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बही खाता लेखन कहते हैं भैया। बही खाता लेखन प्रक्रिया के ये तीनों महत्वपूर्ण चरण है भैया। क्या क्या इसके 3 चरण? सबसे पहला है जर्नल, फिर खाता बही व अंत में परिणाम जानने के लिए संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है भैया। ठीक है ना, लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को। ठीक है, एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और फिर आंकड़ों का निकटन करना पर आधारित होता है। एक वित्तीय विवरण में पैसे छोड़ना और फिर आंकड़ों का निकटन करना, आंकड़ों को पास में लाना, है ना, पर आधारित होता है। मादा उदाहरणा पे, है ना। आंसर क्या है? मादा उदाहरणा क्या है भैया? तो देखो, मादा अवधारणा का आशय भौतिकत्व या सार से है। भौतिकत्व या सार से है। इसके अंतर्गत पैसे को निकटतम रूप में परिवर्तन करने से है। पैसे को क्या है? निकटतम रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है इसमें, मादा उदाहरणा में। जैसे 50 पैसे या उससे ऊपर की जो राशि है तो उसे 1 रुपये मान लिया जाता है, वो उसके नीचे की राशि को छोड़ देता है ना, छोड़ दिया जाता है। 50 पैसे से अगर नीचे है राशि तो छोड़ दो उसको, 50 पैसा है या उससे ऊपर तो 1 रुपये मान लिया जाता है। इसमें मादा मतलब मान लिया जाता है, उदाहरणा एक तरह कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, ओके। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही और कौन सा गलत है? वितरणात्मक न्याय व्यक्तियों के बीच राशि की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कारों का आवंटन करने से संदर्भित है। वितरणात्मक बिल्कुल सही है भैया ये आंसर। वितरणात्मक न्याय पूछा है उसने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही हो तो टी लगाएं और गलत हो तो एफ लगाएं। ठीक है, तो हमारा ए वाला सही है, ए टी और बी एफ, ये दा वाला सही है भैया। ये ए वाला है ना, तो टी है, और बी वाला गलत है इसलिए एफ लगाएंगे वहाँ। ठीक है, तो दा वाला आंसर लगाएंगे हम इसमें। ठीक है ना, ए टी बी एफ। दूसरा तो प्रक्रियात्मक न्याय व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया की प्रत्यक्षकृत निष्पक्षता से संदर्भित है। ये तो गलत है। ठीक है, ठीक है, ए टी बी एफ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है? एचआरपी ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग की सहायता से लगाया जा सकता है भैया। तो देखो आप, संगठन के कार्य या फिर कार्य विवरण, क्षण दर या फिर लक्ष्य को तय करना, क्षण दर, है ना। एचआरपी का अर्थ है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, है ना। क्षण दर से तात्पर्य घटती कार्यक्षमता से, यानी कि किसी की कार्यक्षमता घटती है तो उसको बोलते हैं क्या है? किसी की कार्य करने की क्षमता घट जाती है तो उसको बोलते हैं क्षण दर, है ना। ठीक है, तो क्षण दर आंसर है हमारा। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक है। डेबिट शेष, जमा शेष, नकदी शेष या अनुकूल शेष? बी आंसर बिल्कुल राइट है ना, जमा शेष है रोकड़ बही के अनुसार। रोकड़ बही आपको शुरू में बता दिया था मैंने, क्या होता है रोकड़ बही, याद है कि नहीं? वह जिसमें आय और व्यय का हिसाब लिखा जाता है उसी को बोलते हैं रोकड़ बही, वही खाता, है ना। तो रोकड़ बही का सदैव डेबिट शेष होता है भैया। क्या होता है? डेबिट शेष होता है, यानी फर्म के पास रोकड़ हस्त है, जबकि ओवरड्राफ्ट यानी जमा से अधिक बैंक से पैसा ले लिया गया है, अतः वह जमा शेष होगा। ठीक है ना, जमा शेष। ओवरड्राफ्ट एक जमा शेष है। नीचे दिए गए लोगों में से कौन लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया और भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं, अंतर्मुखी जो लोग होते हैं वो, है ना। ये लोग क्या करते हैं? व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया मतलब अपने ही विचारों में खोए रहते हैं बस, और भावनाओं विचारों पर केंद्रित रहते हैं, है ना। भावना और विचारों पर केंद्रित अंतर्मुखी जो रहते हैं। अंतर्मुखी लोग वे होते हैं जो शर्मीले होते हैं, शांत होते हैं, गुमसुम रहते हैं, वो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं बस। बाहरी लोगों से संपर्क करना कम पसंद करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कौशल मतलब स्किल्स दुकान के भूमितल स्तर पर, जो दुकान का भूमितल होता है उस स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? वैचारिक कौशल, मानव कौशल, डिजाइन कौशल या तकनीकी कौशल, है ना। एक कार्यकर्ता में जितनी अच्छी तकनीक डेवलप करेगा वो अपने आप में, उतना वो बेहतर बनेगा भाई, है ना। तो कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तकनीकी कौशल। इसके कारण निम्न स्तर पर कर्मचारी तकनीकी क्षमता ग्रहण कर, जो निम्न स्तर का कर्मचारी है वो तकनीकी क्षमता, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके, सीख कर अधिक कुशलता से कार्य करने के योग्य हो जाता है, अधिक स्किलिंग्स आ जाती है उसके अंदर, है ना।
ओके। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित किया जाता है शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों द्वारा, ठीक है ना। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य शेयर खरीदने और शेयर बेचने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, हर कोई नहीं कर सकता है भैया इसको। इसका कारण है मांग व पूर्ति का सिद्धांत, ठीक है ना। जिन शेयरों प्रतिष्ठित कंपनी की मांग अधिक उनका मूल्य भी अधिक होगा, जिन शेयरों की मांग अधिक होगी उनका मूल्य भी अधिक होगा, और जिनकी मांग कम होगी उनका मूल्य भी कम होगा, है ना। मांग और पूर्ति सिद्धांत के कारण प्रभावित है। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है, क्या नाम से जाना जाता है। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है, क्या नाम से जाना जाता है। ब्रांड निशान, पेटेंट, ब्रांड नाम, लोगो। ब्रांड नाम, अब देखो ब्रांड के नाम से ही तो अपन बोलते थे डायरेक्ट, है ना। जैसे उदाहरण दिया है उसमें तात्पर्य एक उदाहरण द्वारा, इसका तात्पर्य एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि नहाने का साबुन हम दुकानदार से ब्रांड नाम से ही मांगते हैं। किस नाम से मांगते हैं, ब्रांड के नाम से ही मांगते हैं। जैसे लक्स है, लक्स का साबुन दे दो भैया, या डव साबुन दे दो, है ना, इस तरह से। तो ये है, ठीक है ना। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है, बोला भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है ना। ब्रांड नाम। महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा, अनावर्ती लक्ष्य मतलब क्या होता है बेटा, जो बार बार ना होता हो, है ना। जो अनावर्ती शब्द का मतलब होता है जो बार बार ना होता हो, तो बार बार जो लक्ष्य सामने नहीं आते हैं उनको बोलते हैं अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन होता है। समायोजन मतलब संतुलन, है ना, एडजस्टमेंट, ठीक है ना। महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्य है ना, इनको पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन होता है, जटिल सेट का समायोजन होता है। कार्यक्रम, कार्यक्रम महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का आयोजन करता है भैया, ठीक है। लाभ विविध लेनदार, देनदार और इनके समान रूप के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। लाभ विविध लेनदार, देनदार और इनके समान रूप के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं, ठीक है ना। वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से, है ना। लाभ विविध लेनदार, देनदार और इनके समान रूप, इनके समान अन्य रूप जो रहते हैं वो वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं, मापे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसके परिणाम फर्म के वित्तीय व्यवस्था हितों के अनुरूप करना, इसके परिणाम फर्म की वित्तीय व्यवस्था जो होती है वो हितों के अनुरूप करना, वित्तीय व्यवस्था के जो हित होते हैं उसके अनुरूप करना होते हैं इसके परिणाम, ठीक है ना। वित्तीय नियंत्रण प्रणाली, ठीक। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया, वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं कहलाता है प्रबंधन। सीधी सी बात है, प्रबंधन ही पढ़ रहे हैं आप। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं प्रबंधन कहलाता है, सिंपल है। इसके द्वारा उपक्रम के प्रारंभ से अंतिम स्तर तक की गतिविधियों को देखरेख शामिल है भैया प्रबंधन के द्वारा, है ना। उपक्रम जो है आपका कंपनी जो है, कंपनी या फैक्ट्री जो भी कुछ है उसके प्रारंभ से लेकर उसके जब उसकी शुरुआत होती है वहाँ से लेकर उसके अंतिम स्तर तक की गतिविधियों की देखरेख शामिल है प्रबंधन में, ठीक है। लेखांकन में की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है पृथक सत्व अवधारणा के कारण भैया। क्या आंसर आएगा, पृथक सत्व अवधारणा। लेखांकन में पृथक सत्व अवधारणा की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है, ठीक है ना। मालिक व उपक्रम दोनों का अस्तित्व पृथक बताना अर्थात सेल्फ एंटिटी, ठीक है। मालिक का और उपक्रम दोनों का अस्तित्व अलग अलग बताया जाता है भैया, इसका मतलब होता है सेल्फ एंटिटी, है ना। और इसी कारण पृथक सत्व अवधारणा आई सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि और कुछ सुधार की संभावना हो तो और कुछ सुधारेंगे इसमें हम, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, लेकर आएंगे आपके लिए नए नए सॉल्व पेपर और नए नए प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो टेक केयर, गुड डे।